उधर दूसरी तरफ मिस्टर मणि ओरमान नाम के एक खतरनाक आदमी से मिला। वह अगला मिशन उसी से करवाना चाहता था, क्योंकि डेविस ने यह कहकर मना कर दिया था कि प्लान बहुत रिस्की है और किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन ओरमान को हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने तुरंत काम के लिए हाँ कर दी। अगले दिन प्लान के मुताबिक एक कुरियर हीरो से भरा ब्रीफकेस हाथ में हथकड़ी से बांधकर बिल्डिंग के अंदर जा रहा था। तभी पीछे से अचानक ओरमान उस पर टूट पड़ा। ओरमान ने बंदूक निकालकर वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। उसके अंदर जरा भी दया नहीं थी। उसने कुरियर वाले को बेरहमी से पीटा और आखिरकार ब्रीफकेस की चाबी निकलवा ली। फिर उसने वहां मौजूद एक औरत को पकड़कर जबरदस्ती सारे गहने बैग में भरवाए। जाते जाते भी उसने गोली चलाकर पूरे इलाके में डर फैला दिया और वहां से भाग निकला। इसी दौरान डेविस ने माया को माइक नाम से मैसेज किया और डिनर के लिए पूछा। माया मान तो गई, लेकिन उस रात वह डेट पर थोड़ी देर से पहुंची। रेस्टोरेंट देखकर माया बोली, ये जगह थोड़ी ज्यादा फैंसी नहीं है, मुझे कुछ नॉर्मल जगह पसंद है। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर एक स्ट्रीट फूड वाले छोटे से ठेले पर पहुंच गए। डेविस की खतरों और अकेलेपन से भरी जिंदगी में माया किसी रंग की तरह धीरे धीरे जगह बनाने लगी थी। दोनों की डेट उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रही। काफी समय बाद डेविस किसी के साथ इतना सहज महसूस कर रहा था। माया के जाने के बाद उसकी नजर पास में चल रही एक टीवी पर पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज में सुबह करीब 10 बजे हुई ज्वेलरी शॉप की लूट दिखाई जा रही थी। रिपोर्टर बता रहा था कि लुटेरे ने पूरे समय मोटरसाइकिल हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। इस वारदात को भी पिछले कई हाई प्रोफाइल चोरी के मामलों से जोड़ा जा रहा था। पुलिस गवाहों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक चोर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। उधर डिटेक्टिव लू जब उस लूट की फुटेज देख रहा था तो उसे कुछ अजीब लगा। जगह, टाइमिंग और तरीका पुराने केसों से मिलता था, लेकिन इस बार चोर का व्यवहार अलग था, क्योंकि पहले वाला चोर हमेशा हिंसा से बचता था, लेकिन इस बार लुटेरा लोगों को बेरहमी से पीट रहा था और गुस्से में हरकतें कर रहा था। इसी वजह से लू को शक हो गया कि या तो असली चोर बदल चुका है या फिर यह काम किसी और ने किया है। उधर दूसरी तरफ डेविस गुस्से में सीधे मिस्टर मणि के पास पहुंचा। उसने आते ही कहा, वो प्लान मेरा था, किसी और से कैसे करवा दिया। लेकिन मणि ने उल्टा उसे ही ताना मारते हुए कहा, तूने खुद मना कर दिया था, डर लग रहा था ना तुझे। डेविस ने गुस्से में जवाब दिया, बात पैसों की नहीं भरोसे की है। इस पर मणि बोला, अगर मैं ना होता तो तू आज यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसके बाद मणि ने ओरमान के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। अब मणि और ओरमान का प्लान बिल्कुल साफ था। वे खुद रिस्क नहीं लेने वाले। पहले डेविस से काम करवाया जाएगा और बाद में उसी को लूट लिया जाएगा, यानी पूरा खतरा डेविस का और फायदा उनका। इसके बाद मणि ने ओरमान को उस हैकर का नाम बताया जिससे डेविस अक्सर काम करवाता था। उसे यकीन था कि डेविस चाहे कहीं भी जाए उस हैकर के पास जरूर पहुंचेगा। कुछ समय बाद डेविस अपने कॉन्टेक्ट से नई जानकारी लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि उसी दौरान ओरमान उसकी कार पर चुपके से ट्रैकर लगा चुका था। उधर अपने फ्लैट पर लौटने के बाद डेविस देर रात तक शरण के शेड्यूल और उसकी पर्सनल डिटेल्स खंगालता रहा। फिर अगले दिन वह बड़ी ही सामान्य तरीके से उससे बाहर जाकर मिला। डेविस ने उसकी कार की तारीफ की, जिस पर शरण हंसते हुए बोली, जिंदगी बोरिंग गाड़ियों के लिए बहुत छोटी होती है। इसके बाद शरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम्हारे पास कौन सी कार है? डेविस ने पूरे स्टाइल में जवाब दिया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा दिन है, लेकिन आज मेरे पास एक खास कार है। उसकी बात सुनकर शरण हंस पड़ी और मजाक में बोली, अगर तुम इतनी आसानी से गाड़ियां बदल लेते हो तो मुझे भी तुम्हारा काम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब डेविस मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा फिर गैस करो कौन सा मॉडल है। डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने सही गैस किया तो मैं तुम्हें उसकी चाबी दे दूंगा। शरण ने थोड़ा सोचा, फिर एक कार का नाम लिया और उसका कलर भी गैस कर दिया। कलर बिल्कुल सही निकला, लेकिन मॉडल गलत था। बस यहीं से दोनों के बीच बातचीत और दिलचस्प हो गई। इसी दौरान डेविस ने अपना असली नाम छुपाकर खुद को माइक बताया। उधर पुलिस स्टेशन में टीम लूट की आखिरी कैमरा फुटेज देख रही थी। लू ने फिर पूछा, क्या ये आदमी कभी हाईवे वेन के आसपास दिखाई दिया? लेकिन जवाब मिला, नहीं, ये हाईवे पर कहीं नहीं दिखा। तब लू ने मैप देखते हुए कहा, आखिरी कैमरा यहीं था और हाईवे के बीच ज्यादा रास्ते नहीं है, मतलब इस एरिया में इसने जरूर गाड़ी बदली है। लू ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे इलाके की अच्छी तरह तलाशी ली जाए। उसे यकीन था कि चोर ने कहीं ना कहीं गाड़ी जरूर बदली है। उधर बाद में माया डेविस के घर पहुंच। घर देखकर उसने महसूस किया कि वहाँ सब कुछ कितना खाली खाली है। वह बोली, तुम्हारे घर में ना कोई फोटो है ना कोई यादें, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। डेविस ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं। इसके बाद माया ने म्यूजिक चलाया और जबरदस्ती उसे डांस के लिए खींच लिया। मजाक करते हुए वह बोली,
तुम्हें इंसान बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे डेविस भी रिलैक्स होने लगा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन अगली सुबह डेविस को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत अपनी कार चेक की और थोड़ी ही देर में एक ट्रैकर ढूंढ निकाला। यह देखते ही उसने फौरन नया फ्लैट लिया और अपनी लोकेशन बदल दी। उसी समय दूसरी तरफ लू को पार्किंग गैराज में छोड़ी हुई वही संदिग्ध गाड़ी मिल गई। फॉरेंसिक टीम को वहां खून की एक बूंद भी मिली, जिसे लू ने उम्मीद के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद डेविस शरण से एक आर्ट म्यूजियम में मिला। डिनर के दौरान शरण ने बताया कि उसका काम अमीर लोगों की महंगी चीजों का इंश्योरेंस करना है। तभी डेविस ने आखिरकार सच बोल दिया। उसने कहा कि उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। वह पहले से उसके बारे में जानता था और उसे एक बिजनेस ऑफर देना चाहता था। लेकिन शरण तुरंत समझ गई कि डेविस कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक चोर है। उसने साफ मना करते हुए कहा, मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। इस पर डेविस बोला, तुमने किया होगा, लेकिन जिन अमीर लोगों को तुम बचा रही हो उन्होंने शायद नहीं किया। डेविस की बात सुनकर शरण नाराज हो गई और वहां से चली गई। बाहर आते ही डेविस की नजर उसी बाइक राइडर पर पड़ी जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। उसने तुरंत अपनी कार उसके पीछे लगा दी और दोनों के बीच खतरनाक पीछा शुरू हो गया। ओरमान काफी देर तक बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में उसकी बाइक एक गाड़ी से टकरा गई और वह सड़क पर गिर पड़ा। गिरने के बाद ओरमान लंगड़ाता हुआ पास की एक बिल्डिंग के अंदर भाग गया, लेकिन डेविस भी उसके पीछे पहुंच गया और बंदूक तानते हुए बोला, मुझसे दूर रहना, समझा। उधर दूसरी तरफ शरण की मुलाकात एक योगा क्लास में डिटेक्टिव लू से हुई। तभी लू को हाईवे 101 के पास एक संदिग्ध आदमी की खबर मिली। असल में वहाँ एक और चोरी हो रही थी, लेकिन जब पुलिस ने गोली चलाई तब पता चला कि सामने कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक बच्चा था। लू का मानना था कि उसके हाथ में शायद बंदूक भी नहीं थी, लेकिन बाकी पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी। बस इसी घटना के बाद लू के बॉस ने सारे पुराने केस बंद कर दिए। उसने दावा किया कि यही लड़का उन सभी चोरियों के पीछे था और केस खत्म। उधर इंश्योरेंस ऑफिस में मलीन की खूब तारीफ हो रही थी। दरअसल मुनरो वाली बड़ी डील आखिरकार फाइनल हो चुकी थी। हालांकि असली मेहनत शरण ने की थी, लेकिन आखिर में सारा क्रेडिट मलीन ले गई। इसके बाद शरण ने चुपचाप अपने बॉस मार्क से फिर प्रमोशन की बात की, लेकिन इस बार भी मार्क ने उसकी बात टाल दी। जब शरण ने गुस्से में कहा कि वह अपने सारे क्लाइंट्स लेकर दूसरी कंपनी में चली जाएगी, तो मार्क ने उसकी बेइज्जती करते हुए कहा, 30 साल की औरत को कौन नौकरी देगा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। उधर दूसरी तरफ लू को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी थी। वह उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यही रिपोर्ट असली सच सामने ला सकती है। इसी बीच शरण ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। उसने डेविस से संपर्क किया और कहा, तुम किसी प्लान की बात कर रहे थे ना। फिर उसने बताया कि जल्द ही एक कुरियर मुनरो नाम के अरबपति की शादी के लिए करीब 5.5 मिलियन की घड़ियां और हीरे लेकर आने वाला है। हालांकि सिक्योरिटी बहुत टाइट रहने वाली थी, क्योंकि कुरियर के साथ कई हथियारबंद गार्ड्स भी होंगे। इस पूरे प्लान में एक बड़ा लूप होल भी था। असल में मुनरो टैक्स बचाने के लिए पेमेंट कैश में करने वाला था, यानी वहाँ करीब 1 मिलियन कैश भी मौजूद रहने वाला था। ये सुनते ही डेविस के दिमाग में तुरंत चोरी का प्लान घूमने लगा। उसने पूछा, कैश की सिक्योरिटी कैसी होगी? लेकिन शरण खुद इस बारे में पूरी तरह श्योर नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ हीरों और घड़ियों को कवर कर रही थी, इसलिए सारी जानकारी उन्हीं चीजों तक सीमित थी। कैश उस इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं था। डेविस थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि मामला बहुत रिस्की लग रहा था, लेकिन शरण ने उसे समझाते हुए कहा, वहाँ इतना पैसा होगा जिसके बाद हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। तब डेविस ने गंभीर होकर जवाब दिया, पैसा तभी काम आता है जब तुम उसे लेकर जिंदा बाहर निकल पाओ। उधर दूसरी तरफ डीएनए रिपोर्ट में आखिरकार डेविस का नाम सामने आ चुका था। डीएनए रिपोर्ट मिलते ही लू सीधे उस एड्रेस पर पहुंचा जो डेविस के नाम पर रजिस्टर्ड था। दरवाजा एक औरत ने खोला। लू ने अपनी असली पहचान छुपाते हुए कहा, मेरा नाम डिटेक्टिव लव स्निक है, क्या आप डेविस नाम के आदमी को जानती हैं? औरत के चेहरे का रिएक्शन देखते ही लू समझ गया कि वह डेविस को जरूर जानती है। उधर दूसरी तरफ डेविस ने एक वॉइस मेल सुना, जिसमें वही औरत उसे जल्दी कॉल बैक करने के लिए कह रही थी। जब उसने वापस बात की तब पता चला कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ करने आई थी। अब डेविस समझ चुका था कि जांच धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही है। इसके बाद वह कुरियर की डिटेल्स कंफर्म करने के लिए शरण से मिला। शरण ने अंदाजा लगाया कि डिलीवरी फ्राइडे या सैटरडे को होगी, क्योंकि शादी संडे को थी। तब डेविस ने उसे एक डिस्पोजेबल फोन दिया और कहा, हर कॉल के बाद सिम कार्ड नष्ट कर देना। शरण हंसते हुए बोली, ये सब थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा? लेकिन डेविस ने गंभीर होकर कहा, यही असली तरीका है, बिना सबूत छोड़े काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद शरण ने पूरी डिलीवरी और सिक्योरिटी का प्लान निकाल लिया और सारी जानकारी डेविस को दे दी। लेकिन तभी अचानक वहाँ ओरमान पहुँच गया और उसने दोनों पर हमला कर दिया। डर के मारे शरण ने कैश और हीरो से जुड़ी सारी डिटेल्स उसे भी बता दी। अब शरण पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है।
इसी डर में वह सीधे डिटेक्टिव लू के पास पहुंची और अपनी जान बचाने के लिए पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने चोरी का पूरा प्लान, पैसे और डेविस से जुड़ी हर बात बता दी। ये सुनकर लू ने उसे चेतावनी दी, इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग में तुम भी शामिल हो। अगर ये सब ऑफिशियल हो गया तो नौकरी भूल जाओ, सीधे जेल जाओगे। फिर उसकी सुरक्षा के लिए लू ने कहा कि फिलहाल वह अपने घर वापस ना जाए और कुछ समय उसके घर पर ही रहे। लू ने शरण से कहा, इस माइक के बारे में मुझे सब कुछ बताओ, छोटी से छोटी बात भी। इसके बाद वह एविडेंस रूम में गया और डेविस के खिलाफ सबूत जोड़ने लगा। उधर दूसरी तरफ डेविस ने माया से कहा कि उसे काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। यही बात माया को बुरी लग गई और गुस्से में वह रिश्ता खत्म करके वहां से चली गई। माया को खोने के बाद डेविस अंदर से काफी टूट चुका था। फिर आखिरकार लूट वाला दिन आ गया। डेविस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब ओरमान और लू दोनों उसके प्लान के बारे में जानते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर डेविस ने बड़ी चालाकी से असली ड्राइवर को बंदूक दिखाकर किडनैप कर लिया और खुद उसकी जगह ले ली। अब वह नकली ड्राइवर बनकर कुरियर को लेने जाने वाला था। उधर लू भी मिस्टर फॉस्टर नाम से अंडरकवर ऑपरेशन में शामिल हो चुका था। वह खुद घड़ियों और हीरों वाला बैग लेकर नकली कुरियर बन गया। यानी अब एक ही गाड़ी में नकली ड्राइवर और नकली कुरियर दोनों साथ चल रहे थे। कुछ ही देर में वे लोग उस होटल पहुंच गए जहां मुनरो ठहरा हुआ था। कमरे के अंदर पहुंचते ही डेविस ने तुरंत बंदूक निकाल ली और सबको नीचे बैठने का आदेश दिया। फिर उसने कहा, तिजोरी में जो कैश रखा है वो भी बाहर निकालो। उधर लू डेविस के कहे मुताबिक ब्रीफकेस से घड़ियां और हीरे निकाल कर बैग में भरने लगा, लेकिन तभी उसने अचानक अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल ली और सीधे डेविस पर तान दी। लू ने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, मैं पुलिस वाला हूँ, सरेंडर कर दो। हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। तभी डेविस बोला, मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अब अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। लेकिन उसी वक्त अचानक ओरमान कमरे के अंदर घुस आया और उसने दोनों पर बंदूक तान दी। डेविस से बिल्कुल उलट, ओरमान हिंसा करने में जरा भी नहीं हिचकता था। उसने बिना सोचे सीधे मुनरो को गोली मार दी। कमरे में अफरा तफरी मच गई और उसी बीच डेविस ने भी गोली चलाई, जिससे ओरमान वहीं मारा गया। सब कुछ शांत होने के बाद लू ने डेविस की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ, हाईवे 101 वाला चोर तुम ही हो। लू ने आगे कहा, तुमने आज तक किसी को खरोंच तक नहीं मारी और आज मेरी जान बचाने के लिए एक आदमी को मार दिया। अब तक लू समझ चुका था कि डेविस कोई बेरहम अपराधी नहीं बल्कि हालात से बना चोर है। इसीलिए उसने धीरे से कहा, जो ले जा सकते हो जल्दी लेकर निकल जाओ। फिर उसने घायल मुनरो की तरफ देखकर धमकी दी, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोलना, वरना तेरी टैक्स चोरी की ऐसी जांच खुलवाऊंगा कि बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। इसके बाद लू ने बैकअप टीम को कॉल किया और बताया कि एक खतरनाक लुटेरा हमला करने आया था जिसे उसने मार गिराया है। साथ ही मुनरो के गोली लगने की खबर भी दे दी। आखिर में डेविस ने अपना वादा निभाया और करीब 3 मिलियन शरण तक पहुंचा दिए। वहीं अपनी शानदार कार व लू के लिए छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। माया के लिए भी उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसके बचपन की एक पुरानी फोटो थी। शायद यही उसका आखिरी अलविदा था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें